हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, विगत 2-3 दिन से दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। आखिर 2024 का चुनाव ऐसे होना है? आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने का मतलब है कि अब सभी दलों को बराबर अवसर और बराबर वेटेज दिया जाएगा। लेकिन यहां क्या, सरकार के नियंत्रण की एजेंसियां विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही हैं। तो क्या विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार मोदी करेंगे 500 पार? संविधान को करके तार तार कैसे बनाएंगे सरकार? यह बहुत परेशान करने वाला विषय है दोस्तों, कि इस समय जबकि चुनाव में पार्टियां जा रही हैं, उल जलूल कोई न कोई आरोप बहाने खोज खोज कर कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया। आप किसी पर लगे आरोपों में उसको गिरफ्तार करवा ले रहे हैं। हेमंत सोरेन को चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार करवाया गया। अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होने के बाद गिरफ्तार करवा लिया गया। अब एक खबर तो यह है जो 2 दिन से है कि कांग्रेस का अकाउंट 1 महीने से फ्रीज किया गया है, आज तक नहीं खोला गया। नेशनल पार्टी जो 40-50 साल तक फुल फ्लेज सत्ता में रही, उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर देना दहशत पैदा करने का उपाय नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आज भी कांग्रेस का विस्तार जहां तक है वहां तक भारत की किसी और पार्टी का विस्तार नहीं है। पूरे भारत के स्तर पर अगर कोई पार्टी जानी जाती है तो कांग्रेस है। आजादी की लड़ाई में उसका अभूतपूर्व योगदान से लगाए संविधान निर्माण में उसका योगदान, और फिर अब तक संविधान को सहेजे रखने का उसको श्रेय होने के बावजूद भी जब कांग्रेस के साथ ही किया जा रहा है, तो फिर सोचिए कि लोकतंत्र को कहां पहुंचाने का इरादा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष पर करके ताबड़तोड़ प्रहार क्या मोदी जी करना चाहते हैं 500 पार? क्या संविधान को करके तार तार चलाएंगे सरकार? तो फिर तो ये तानाशाही है दोस्तों। और इस समय अगर आप 1 दशक पहले से देखें, 2 दशक पहले से देखें, तो विश्व के तमाम मुल्कों में जहां लोकतंत्र रहा है, तानाशाही आ गई है। अभी आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन को देख लीजिए, वो 1997 से लगातार राष्ट्रपति है। उस व्यक्ति ने रूस के संविधान का तहस नहस कर दिया है अपने को राष्ट्रपति बनाने के लिए। चीन के राष्ट्रपति ने वहां के संविधान को, सत्ता को बर्बाद कर दिया है। तो ये एक नया चलन चला है। लेकिन ठीक है, रूस और चीन ये कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है जैसे भारत रहा है। भारत में तो लोकतंत्र की बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है। आखिर इतने के बावजूद भी मोदी जी चुनाव के ठीक समय पर ऐसा कुछ करने का साहस कहां से कर पा रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा हमको। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ऐसे ही एक खबर निकल कर आई है, आम आदमी पार्टी का आज कार्यालय सीज कर दिया गया। जी हां, आज 23 मार्च 2024 को आम आदमी पार्टी के लोग जब वहां कार्यालय में जाना चाह रहे थे तो उनके कार्यालय को सीज कर दिया गया। और पूछे जाने पर यह कहा गया कि धारा 144 लागू है, इस नाते हम नहीं जाने देंगे। अब सोचिए कि जिस पुलिस का काम शांतिपूर्ण माहौल बना करके नेताओं को जनता में घूमने फिरने और प्रचार करने का माहौल बनाना है, सुरक्षा देना है, वो पुलिस वाले जो केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली पुलिस वाले, वो मुख्य विपक्षी दल के नेताओं को पकड़ रहे हैं, सड़क पर रोक दे रहे हैं। ये देखिए, सड़क पर रोकी गई हैं हादसी। ये अपने पार्टी ऑफिस जा रही हैं, इनको पुलिस ने रोक दिया है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। एक बात और भी सोचनी है दोस्तों, 2 क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ा गया निर्वाचन आयोग और विधानसभा स्पीकर के जरिए, राज्यपाल के जरिए। कौन कौन सी 2 पार्टियां? महाराष्ट्र की 2 प्रमुख पार्टियां, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है, उन दोनों पार्टियों को तोड़ दिया गया। फिर इसके बाद प्रहार हुआ बिहार में, जो कॉन्टिन्यूअस चलता है, लालू प्रसाद यादव को, उनके परिवार पर, और उसके बाद झारखंड पर प्रहार हुआ। वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया गया और जेल ले जाया गया। और जब वह मुख्यमंत्री जेल चला गया है तो आखिर कौन सा दबाव पड़ा है कि उनकी सगी भाभी उनकी अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दी है, कि उनकी सगी भाभी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या यह महज
किसी नेता का निर्णय भर है या दबाव का प्रभाव है। फिर इसके बाद अगला कांग्रेस पर प्रहार हो रहा है और अब तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और उस पार्टी के संस्थापक सबसे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। यानी आम आदमी पार्टी जो भारत की 4 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है, उसके प्रमुख नेताओं को, ऊपर की टॉप लीडरशिप को जेल में रख दिया गया है इस समय। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये 3 नेता तो पहले से ही जेल में थे। अब जब अरविंद केजरीवाल को जेल में कर दिया गया तो पार्टी फिर चुनाव प्रचार कैसे करेगी? जनता में संपर्क कौन करेगा? क्या जनता खुद सड़क पर आएगी? और अगर जनता सड़क पर आएगी तो फिर ये चुनाव कैसा होगा? कहीं ऐसा न हो कि जनता सड़क पर आए तो आपातकाल लागू कर दिया जाए। नहीं, आपातकाल लागू नहीं करेंगे। ये बिना लागू किए ही लागू करेंगे, यानी घोषणा नहीं करेंगे, लोगों को जेल में डालेंगे। कितने लोगों को डालेंगे, अब यही देखने वाली बात है कि जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है। अभी खैर देख करके ऐसा कुछ नहीं लगता कि कहीं से भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया समाज से आई हो, जनता से आई हो, जो ये डर पैदा कर रहा हो केंद्र की सरकार में बैठे लोगों को कि जनता सड़क पर आ सकती है। बल्कि अभी लोग मूक तमाशा देख रहे हैं कि अब क्या होगा। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए, ओह ये तो बहुत खतरनाक। यानी अभी लोग ऐसी ही प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और मान रहे हैं कि अभी और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं या इससे भयानक कोई संस्थाओं का दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिर संविधान का क्या? जिस संविधान में निर्वाचन की पारदर्शिता, शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग से आयोग है और आचार संहिता की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि जिससे सरकार चुनाव के दौरान कोई विशेष शक्ति का विपक्ष पर प्रयोग न करे, उस आचार संहिता के दौरान सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा विपक्ष पर किया जाने वाला ताबड़तोड़ प्रहार क्या दिखाता है? फिर यह आचार संहिता के मायने क्या है? आचार संहिता होने पर भी केवल विपक्ष के नेताओं पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, यहां तक कि उनको जेल में कर दिया जा रहा है। जेल में भेजने वाली एजेंसी जिस किसी सरकार के अधीन है, उसी सरकार का तो चुनाव होने जा रहा है। फिर आचार संहिता से उनके जो अधिकार बंधे हुए हैं, तो ये निर्णय उनकी एजेंसियां कैसे ले सकती हैं? क्या यह सब निर्वाचन आयोग को नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन नहीं, निर्वाचन आयोग को कैसे दिखेगा? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो उसी सरकार ने की है जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो ये सब करवा रहे हैं। तो क्या फिर ये निर्वाचन आयोग तो संविधान की बजाय, लोकतंत्र की बजाय, जनता की बजाय बनाने वाले के लिए उत्तरदायी हो गए हैं? जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की करतूतों और हरकतों से तो ये प्रमाणित ही हो गया है। अगर वैसी ही हरकत निर्वाचन आयुक्त भी कर रहे हो तो इसमें ताज्जुब जैसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या आप सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचा है? तो कितनी बार, कब कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अगर हर चौराहे पर विपक्ष के नेताओं को जगह जगह पुलिस पकड़ेगी तो आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो अंत में जनता की अदालत में इसका फैसला होना है। और अब आ गई बात जनता की। जनता विभिन्न पार्टियों में बटी हुई है और पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। गलती किसकी है इस पर मैं नहीं चर्चा करूंगा, बहुत वीडियो बना चुका हूं। आज बिहार में देखिए, जितनी पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं, उससे ज्यादा पार्टियां मोदी जी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। यही बात उत्तर प्रदेश में भी है। जितनी पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं, उससे 2 गुना से ज्यादा पार्टियां एनडीए बीजेपी के साथ हैं। और चाहे हमारे समाज में बात कोई कुछ कहे, जब बूथ पर जाता है तो जात के हिसाब से अपनी पार्टी याद करके वोट देता है। तो एक तो अगर हम गठबंधन के समीकरण को देखें तो वो इस समय मोदी जी के पक्ष में जा रहा है, और दूसरे सरकारी डंडे का प्रभाव। इतने सारे आंदोलन हुए, चाहे वो जाट बेटियों की इज्जत वाला हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे ईवीएम का आंदोलन हो, विपक्ष के नेता या तो वहां केवल मुलाकात करने गए या गए ही नहीं। कोई मुद्दा कहीं इनका दिख नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने में ही परेशान है, इनको परेशान कर दिया जा रहा है। तो जनता के आंदोलनों से विपक्ष के नेता क्यों दूर रहे हैं? और आज क्या जनता इनके इस तरह की गिरफ्तारियों के खिलाफ सड़क पर आएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर ऐसा नहीं लगता तो फिर तो मोदी जी करेंगे 500 पार। देखते रहिए। मैं कानून के विद्यार्थी के नाते दावे से कह रहा हूं
कि संविधान का जितना उल्लंघन यह सरकार कर रही है, अब तक के इतिहास में इतना उल्लंघन कुल मिलाकर सभी सरकारों ने नहीं किया होगा। तो दोस्तों, वर्तमान दशा बहुत चिंता पैदा करने वाली है। हम सब लोग नजर गड़ाए हुए हैं कि कब क्या कहां हो रहा है। आखिर चुनाव के वक्त में जिस समय सरकार सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है समाज को खुश करने के लिए, उस समय यह सरकार अगर इस तरह से डंडे चला रही है तो आखिर चाहती क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव टाल देने का इरादा है, या फिर इतना मजबूर कर देना कि विपक्ष की पार्टियां खुद चुनाव से भाग जाए और एक तरफा घोषणा कर देनी है चुनाव जीतने की। इन दोनों में से चाहे जो भी हो, और इस समय जो हो रहा है, ये तीनों ही संविधान के प्रति आशंका पैदा करने वाला है, लोकतंत्र को लेकर सिहरन पैदा करने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। आज रात 9 बजे मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और उसमें मैं समझाऊंगा कि 1947 से आज तक कब किस पार्टी की सरकार कैसे बनी दिल्ली में, यानी कब कौन प्रधानमंत्री बना, किसके समर्थन से बना, कितनी सीटें जीता, इस पर मैं विधिवत चर्चा करूंगा। तो आज रात मेरे साथ 9 बजे जुड़िए। इसी द लॉजिकल इंडियन चैनल पर हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे। आज संविधान पर चर्चा करने की बजाय हम राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज शनिवार है और कल लाइव क्लास नहीं रहेगी, रविवार को नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।